Good morning, all of you. Today is your first class और आफ्टर टेंथ जब बच्चा डिसाइड करता है कि उसे कौन से फील्ड में अपना स्कोप बनाना है, तो वहाँ पर हम अगर साइंस स्ट्रीम की बात करते हैं तो दो चीज़ें होती है, या तो वो मैथ्स का स्टूडेंट बनता है या फिर वो बायो का स्टूडेंट बनता है। अगर कोई बायो का स्टूडेंट है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो उसे 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब थोड़ा बहुत उसे अपन कह सकते हैं फिज़िकल एनालाइज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत अपन कह सकते हैं केमिकली एनालाइज करना पड़ता है, और एक अपन कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन रहेगा जिस सब्जेक्ट को लेकर, वो रहेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी एट दी एंड अगर मैं बोलूँ बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। हम अपनी स्टार्टिंग से ही, हमारी जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं ना, तब से हम बहुत बेसिक सी चीज़ें बायोलॉजी के बारे में जान जाते हैं, बट एज ए सब्जेक्ट नहीं जान पाते हैं। बट आफ्टर 10th जब आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आप बहुत डिटेल में इस सब्जेक्ट को पढ़ने की ट्राई करते हो। होप फॉर बेस्ट कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगें और आपको बहुत इंटरेस्ट आए कि बायोलॉजी लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है अगर आपने उसे दिल से चूज़ किया है और लिटरली आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो। एट द एंड मैं यही कहूँगी, खुद को स्टडी करना है, खुद के बारे में जानना है, चाहे मॉर्फोलॉजिकली जानना है, चाहे एनाटॉमिकली जानना है, चाहे साइकोलॉजिकली जानना है, चाहे फिजियोलॉजिकली जानना है, किसी भी तरीके से आपको अपने बारे में स्टडी करना है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। तो लेट्स ट्राई। तो फर्स्ट मैं आपके सामने एक छोटी सी डिफाइन रखना चाहूँगी कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। देखिए, एक सिंपल सी मैं डिफ़ाइन आपके सामने रखना चाहूँगी कि बायोलॉजी मीन होता है कि एक ऐसी ब्रांच, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर मेनली हमारा जो फोकस रहता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर रहता है, कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है। तो हम जिस सब्जेक्ट या जिस ब्रांच की बात करते हैं वो क्या होता है, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में बेसिकली हमें इसके भी 2 सब ग्रुप करने होते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ हम लोग नहीं आते। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो बायोलॉजी की उस ग्रुप को, उस ब्रांच को बोलते हैं बॉटनी। और अगर आप एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो बोलते हैं जूलॉजी। इट्स मीन कि आपको बायोलॉजी के अंदर भी 2 ब्रांचेस स्टडी करनी पड़ती हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। हायर क्लासेस के अंदर आप या तो बॉटनिस्ट बन सकते हो या जूलॉजिस्ट बन सकते हो, बट एट दी एंड अभी आप सबका जो फोकस रहेगा एक अच्छा डॉक्टर बनना रहेगा। बट ज़रूरी नहीं होता। अगर आपका इंटरेस्ट बॉटनी में है तो अपन कह सकते हैं तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो हमें 11th-12th में इन दोनों को पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत बॉटनी, थोड़ा बहुत जूलॉजी। बट अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में कुछ मास्टर करना चाहते हैं तो यू कैन इन योर हायर क्लासेस। बट एज ए सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी आपको प्लीज़ अपने माइंड में ये बात याद रखनी है। बहुत लोग कहते हैं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटा जाता है सिर्फ, बट मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर आप कोई भी चीज़ याद करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, उसे बार बार उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, और उस पढ़ने को आप उसे रटाफिकेशन कहते हो तो ये तो गलत है, क्योंकि ये तो हर सब्जेक्ट में बात लागू होती है। बट हाँ, बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनकी डिफ़ाइन है तो याद करनी पड़ेंगी। कोई वर्ड है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसका वो आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए मैं कह सकती हूँ। बट बायोलॉजी को अगर आप खुद पर लेकर पढ़ें तो बहुत इजी सब्जेक्ट हो जाता है। जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं हम उनका अलग तरीका ढूंढ लेंगे उसे याद रखने का। बट एट दी एंड इसको एज ए रट्टू तोता टाइप का सब्जेक्ट बिल्कुल ना समझें, क्योंकि आप खुद माने
चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, एक जनरल सा टॉक होता है ना कि एक इंसान को ये सारी बातें तो पता होनी ही चाहिए, तो भाई वो सारी बातें बायोलॉजी से ही आपको पता चलेगी, जो आप डेली लाइफ से रूटीन में आपकी जुड़ी हुई होती हैं। आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट के बारे में जानना चाहते हो या जानना ज़रूरी है, अब ये ज़रूरी तो नहीं वो बायो का स्टूडेंट हो या नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपकी डेली लाइफ से, हमारी डेली एक्टिविटी से कनेक्ट करता है, और आपको भी इसे ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप इसे अपनी लाइफ से कनेक्ट कर कर पढ़ेंगे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई गलती कर दी बायोलॉजी को लेकर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के किसी एक टॉपिक को, तो लेट्स स्टार्ट। We are going to start with a topic of biology which name is cell biology. बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी सारे टॉपिक से किसी न किसी तरह से कनेक्ट है। अगर मैं बोलूँ कि सेल बायोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट ही है, हायर क्लासेस के अंदर हम सेल बायो का एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, बट 11th-12th के अंदर आपको हर ब्रांचेस का थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया जाता है। तो हम बायो के अंदर जो भी टॉपिक स्टडी करते हैं वो एज ए ब्रांच स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई सेल की स्टडी करने के लिए, उसकी डिटेल स्टडी करने के लिए हम जिस सब्जेक्ट या जिस टॉपिक की बात करें वो क्या है, सेल बायोलॉजी। अब जनरली डिफाइन है कि भाई स्टडी ऑफ सेल को हम अगर एक वन वर्ड टाइप में बोलना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी। इसकी डिफाइन क्या है, स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स, कि अगर हमें एक सेल की उसकी फॉर्म की, उसकी संरचना की, उसके संगठन की उसकी स्टडी करनी है तो उसे हम कोशिका अध्ययन कह सकते हैं। तो ये साइटोलॉजी की डिफाइन है। और सेल बायोलॉजी एक ब्रांच है बायो की, जहाँ पर हम पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे सेल की। बचपन से हम लोग एक बहुत बेसिक सी डिफाइन पढ़ते आए हैं सेल को लेकर कि व्हाट इज सेल। तो अपन कहते हैं इट इज़ स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको अभी बताया था कि बायो का मतलब ही यही है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो अब यहाँ पर ये कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनका जो भी स्ट्रक्चर है, उनके अंदर जितनी भी फंक्शन है, उन सब के लिए इन्वॉल्व है हमारी सेल। मतलब सेल ने ही हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है, सेल की वजह से ही हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। दैट्स वाई वी कैन कॉल ए सेल ए बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम कह सकते हैं ये बहुत बेसिक यूनिट है, इन्होंने हमारा पूरा बॉडी का मेकओवर किया हुआ है। ये माना जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप इतना ब्रेक करो किसी को भी, एट द एंड अगर आपको जो माइन्यूट एक पॉइंट मिलता है, एक माइन्यूट आपको एक पार्ट मिलता है ना, उस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, सेल। माना जाता है कि हमारे अंदर ट्रिलियन 10⁻12 सेल्स होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है। ऐसा नहीं कि सारी सेल्स एक ही फंक्शन करने में इन्वॉल्व हैं। फंक्शन वाइज, देर शेप वाइज, नंबर वाइज हम सेल्स को अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग बिहेव करते हुए पढ़ते हैं। हाँ, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फंक्शन है, जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है, वो सबका कॉमनली सेम रहता है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कुछ हिस्ट्री को लेकर है कि भाई सेल आज हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी के बारे में, सेल बायो के बारे में। तो इसकी स्टार्टिंग किसने की, किसने इसको सबसे पहले डिफाइन किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसे अपन फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक। तो फादर ऑफ जो साइटोलॉजी है उसे रॉबर्ट हुक कहा जाता है। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एक सेल को देखा। डेट प्लीज ध्यान में रखना 1665। यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक डेड सेल को देखा। अपन कह सकते हैं कॉर्क, ये अपन कह सकते हैं कि एक डेड पार्ट होता है, उस डेड पार्ट के अंदर पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो होलो स्ट्रक्चर था, हनी कॉम्ब जैसा था, और उसे उन्होंने नाम दिया था सेलुला।
प्लूरल फॉर्म में इसे सेलुली कहते हैं। और अपनी एक उन्होंने बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, उस माइक्रोग्राफिया के अंदर उन्होंने बताया कि मैंने कॉर्क सेल के अंदर, कार कोशिका के अंदर कुछ डेड पार्ट देखा है जो होलो है और हनी के कॉम्ब जैसा है। और बाद में पता चला कि एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने जिस पार्ट को देखा था वो क्या देखा था, सेल वॉल देखी थी, कोशिका भित्ति देखी थी। प्लीज़ ध्यान में रखना, सबसे पहले डिस्कवर करने वाले यही साइंटिस्ट है, फादर भी इन्हीं कहा जाता है, बट इन्होंने सेल वॉल को देखा था जो एक डेड पार्ट होता है सेल का। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए 1673 के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनका नाम आप बहुत जगह सुनोगे बायो के अंदर, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो साइंटिस्ट है, आप पीछे का सिर्फ ल्यूवेनहॉक नाम याद रख सकते हैं, ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिविंग सेल्स को स्टडी किया। यह पहली बार एक लिविंग सेल को देखा, और किन में देखा, बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोटोजोआ, ह्यूमन स्पर्म, शुक्राणुओं के अंदर इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट टाइम किसने सेल को स्टडी किया, किसने उसे देखा, किसने सेल नाम दिया, तो साइंटिस्ट का नाम आएगा रॉबर्ट हुक। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। और इन्होंने जो ल्यूवेनहॉक था, उन्होंने इन्हें एक नाम भी दिया था एनिमलक्यूल। इसका मतलब क्या होता है, लिटिल एनिमल्स। तो इन्होंने कहा कि जो मैंने लिविंग सेल देखी है उन्हें हम ये भी नाम दे सकते हैं। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री थी सेल बायो को पढ़ने से पहले कि भाई आपको दो नाम ध्यान में रखने हैं, एक रॉबर्ट हुक और एक ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सेल साइटोलॉजी की स्टार्टिंग में ये बातें बोली थी। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है सेल थ्योरी, कि हम अल्टीमेटली सेल थ्योरी के बारे में क्या जानते हैं और ये सेल क्या है, इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए। इनका टाइम पीरियड, इनका नेम बहुत ध्यान रखना है। जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल डॉक्ट्राइन या सेल थ्योरी दी, उनमें थे मैथियास स्लीडन या थियोडोर श्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। आपको ध्यान रखना है, इसे स्लीडिन या स्लाइडिन भी बोलते हैं, जो एक बॉटनिस्ट थे, और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। मतलब ये बॉटनी मतलब प्लांट की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे, ये एनिमल की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे। ये 1838 में इन्होंने ये बात बोली थी, और 1839 में इन्होंने ये बात बोली थी कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनका वो सारी सेल्स से मिलकर बनी हैं, और इन दोनों को कंबाइन कर कर हमने सेल के लिए एक पोस्टुलेट तैयार किया जिसे हमने नाम दिया सेल थ्योरी। तो टाइम पीरियड ध्यान में रखना, 1838 से लेकर 1839, स्लीडन स्वान, बॉटनी, जूलॉजिस्ट, सेल थ्योरी। इसी सेल थ्योरी के, इनकी सेल थ्योरी में इन्होंने क्या क्या बातें बोली थी, तो उन बातों को पढ़ने से पहले हमें ये माइंड में रखना है कि इनकी सेल थ्योरी में थोड़े अमेंडमेंट हुए, थोड़े चेंजेस हुए, कुछ मॉडिफिकेशन हुए, और वो जो मॉडिफिकेशन किए थे उसमें सबसे अच्छा मॉडिफिकेशन और सबसे ऑथेंटिक मॉडिफिकेशन माना जाता है रुडोल्फ विर्चॉफ। 1855 के अंदर उन्होंने एक बात बोली थी, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इट्स मीन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने कहा कि जो नई सेल्स बनती है वो पुरानी या पहले से प्रेजेंट होने वाली कोशिकाओं के डिवीजन से ही बनती है। ऐसी बातें इन दोनों साइंटिस्ट ने नहीं बोली थी, इस बात को ऐड किया था रुडोल्फ विर्चॉफ ने। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट इनका टाइटल माना जाता है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिनका मीनिंग इंग्लिश में ये होता है एट द एंड। सेल थ्योरी में क्या क्या बातें बोली गई स्लीडन, स्वान, विर्चॉफ और अदर साइंटिस्ट के द्वारा, वो ये बोला गया ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सही बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कोशिकाओं के। सेल इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। सही बात है, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन की बात करें या उनकी नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, तो जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर हो रही है, तो लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने में भी सेल हेल्प करती है। आज हम किसी भी नॉन लिविंग के लिए नहीं कहते कि इसके अंदर सेल है, क्योंकि लिविंग के अंदर हम कह रहे हैं जो सेल है वो लिविंग पार्ट है, और उसी ने लाइफ को क्या कर रखा है, कंटिन्यू बना रखा है। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, हेरिडिटी
कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारे कैरेक्टर किसके पास है? सेल के पास है। और फोर्थ पॉइंट जो रुडोल्फ विर्चॉफ ने बोला था, जो न्यू सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बनी होती है, बात आपको माइंड में रखनी है। और जितने भी ऑल सेल हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन, मैंने आपको कहा ना कि ज़्यादातर सारी सेल्स का जो केमिकल कंपोजिशन मतलब ये किसकी बनी हुई है, वो सबका क्या रहता है? सेम रहता है। तो सेल थ्योरी के ये पॉइंट्स हैं जिसमें इन साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें बोली है सेल को लेकर, कोशिका को लेकर। लेकिन एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, एक्सेप्शन है, अपवाद है कोशिका सिद्धांत का, सेल थ्योरी का, वो क्या है? वायरस। अभी इसी वायरस ने हमारी पूरी दुनिया को खराब कर रखा है, पूरी दुनिया को स्टॉप कर रखा है, कोरोना वायरस। तो ये वायरस देखो सेल थ्योरी में भी फॉलो नहीं होता, अलग से मैंने मेंशन किया है, ये बहुत खतरनाक है, ध्यान रखें आप लोग। तो प्लीज़ घर में अच्छे से रहें, सेफ रहें, और जब तक जो जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के द्वारा बोले जा रहे हैं प्लीज़ उसे अच्छे से फॉलो करें, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो ये एक ऐसा वायरस है जो सेल नहीं है, सेल ना होने के बावजूद भी इसने आज पूरी दुनिया में कितनी पेंडेमिक डिजीज़ को दे दिया हमें, जो जिससे हम फेस आउट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान में रखें, कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपको एज ए लर्न करने, याद रखने हैं। तो की पॉइंट्स में अगर हम बात करें, ये बेसिक सी बातें हैं कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। एक बात ध्यान में रखना, जब भी हम सेल की किसी भी पार्ट की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसके मेजरमेंट की बात करेंगे, तो जो मेनली जो हम यूनिट फॉलो करते हैं वो माइक्रोन होती है। आप मैथ्स में या अपन बात करें फिजिक्स में ये यूनिट्स पढ़ेंगे, तो माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, सेल से रिलेटेड जितने भी मेजरमेंट करते हैं मेनली हम जो यूनिट फॉलो करते हैं वो माइक्रोन होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो सेल है कौन सी है? ऑस्ट्रिच का एग है, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे लंबी सेल, ये बात ध्यान में रखना, कौन सी है? नर्व सेल है, हमारी तंत्रिका कोशिका है। हमारे ह्यूमन बींग की जो आरबीसी होती है उसका साइज आपको ध्यान में रखना है। बैक्टीरिया का साइज थोड़ा ध्यान में रखना है कि भाई हमारी सेल के जो शेप एंड साइज होते हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो की पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार हम ये वर्ड यूज़ करेंगे, टोटिपोटेंट, पूर्ण सशक्ता। इसका मतलब क्या होता है? ए सिंगल सेल हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म, कि अगर एक सेल के पास ये एबिलिटी है कि पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकती है, तो ऐसी सेल के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है टोटिपोटेंट, पूर्ण सशक्ता। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, देखो जब हमारा डेवलपमेंट होता है, जब हमारे यूट्रस हम के अंदर एज ए फीटस हम होते हैं, तो स्टार्टिंग में हम भी एक सिंगल सेल ही होते हैं, जाइगोट। वही जाइगोट आज हमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना देता है, ह्यूमन बींग बना देता है। तो देखो हम कह सकते हैं जाइगोट भी किस टाइप की सेल है? टोटिपोटेंट टाइप की सेल है, क्योंकि उसने हमारी पूरी बॉडी को डेवलप किया है। नंबर के बेस पर हम बात करते हैं, सेल्स दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर, मतलब ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मोस्टली अगर हम बात करें जैसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पूरी जो बॉडी है वो एक ही सेल की बनी हुई है, इट्स मीन ऑर्गेनिज्म नॉन एज एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर। मोर देन वन है, मैनी सेल्स से बनी हुई है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिवीजन और लेबर देखने को मिलता है। अब सिंपल सी बात है, जब बहुत सारी सेल्स होंगी तो सारी सेल्स एक ही फंक्शन क्यों करेंगी? डिफरेंट फंक्शन करेगी, तो सबका काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है वहाँ पर अपन कहते हैं हमने कार्य का विभाजन कर दिया है कि भाई नर्व सेल तुम ये काम करो, मसल सेल तुम ये काम करो, ब्लड सेल तुम ये काम करो। बट यूनिसेलुलर वाली कंडीशन में ऐसा नहीं होता, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, अमीबा है। मल्टी सेलुलर में हम बात कर सकते हैं फंजाई आ गए, प्लांटी आ गए, एनिमेलिया आ गए, ये सारे हमारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब आपको जो आप पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस के अंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पर आपको आज वाली क्लास में सिर्फ इनकी पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये एनिमल सेल है और इस जैसी और इससे थोड़ा सा वेरिएशन रखने वाली दूसरी सेल है जो प्लांट सेल है। मे बी आप लोगों ने
9th में 10th में थोड़ा बहुत सेल को पढ़ा है, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। आपको ये दोनों पिक्चर्स मैं दिखा रही हूँ, ये प्लांट सेल की है और ये आपकी एनिमल सेल की है। आपको करना क्या है, ट्राई ये करना है कि जितने डिफरेंस आपको प्लांट और एनिमल्स के आते हैं और पता है, और जितने इन डायग्राम को देखकर पता चल रहे हैं, उन्हें आपको लिखना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने डिफरेंस सही लिखे हैं, कितने आपने लिखे हैं। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा कि आपको प्लांट और एनिमल सेल्स के कुछ डिफरेंस लिखने हैं। तो आज वाली क्लास को हम यही वाइंड अप करेंगे। बेसिक सा इंट्रोडक्शन देने की ट्राई की है मैंने आप लोगों को कि सेल क्या है, हमारा जो टॉपिक चलेगा सेल बायोलॉजी, उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सेल थ्योरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट से माइंड में रखनी है। एक्सेप्शन केस वायरस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ की पॉइंट है, और की पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात टोटोपोटेंट वाली सेल की याद रखनी है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल को आपको थोड़ा सा अपने होमवर्क की फॉर्म में काम करना है इस पर। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बी सेफ।